हेलो दोस्तों, तो आज हम मौर्य साम्राज्य चालू करेंगे और बिना समय गवाए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आगे का क्वेश्चन देखिए। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पर जितना क्वेश्चन होगा उसका केवल हम आंसर वाइज आपको बताते चले जाएंगे और आप ध्यान से सुनिए। ये सब क्वेश्चन टहलते समय या कभी भी सुन सकते हैं। तो चलिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। भारत में पहली साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो मौर्य राजवंश है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है विशाखदत्त। वह है विशाखदत्त। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स से। सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की है? विलियम जोन्स से। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? जस्टिन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आपको कौटिल्य द्वारा मौर्य साम्राज्य में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत हैं जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांश सिद्धांत है। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, खंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। कौटिल्य द्वारा का अर्थशास्त्र है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? मित्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पे। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किसके शासन काल में डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के। किसके शासन काल में डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। निम्न बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बुद्ध घोष की सामंत पासादिका में। बुद्ध घोष की सम्मत पासादिका में। बुद्ध घोष की सम्मत पासादिका में किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। बुलंदीबाग प्राचीन स्थल था। बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का। बुलंदीबाग प्राचीन स्थल था पाटलिपुत्र का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। दक्कन का विजय चंद्रगुप्त। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्न अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वह था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है
दामन के जूनागढ़ शिलालेख से, रुद्र दामन के जूनागढ़ शिलालेख से। सेलुकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो 305 ईस्वी में, 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकोटर को पराजित किया था। दिए गए मानचित्र से संबंधित है तो अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय से, अशोक के शासनकाल के अंतिम समय से। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने किया था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वह था श्रीलंका। श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया गया था? तो अशोक द्वारा भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया गया था अशोक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा था। इसका प्रमाण है देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि, देवानाम प्रिय की उपाधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक ने राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो दीपवंश और महावंश में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो कौन थे? अशोक और दशरथ। रज्जुक कौन थे? रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी थे। रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी थे। सार्थवाह किसे कहते हैं? तो व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते हैं। सार्थवाह व्यापारी के काफिले को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो अग्रहारिक मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 39, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था अशोकों ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोकों ने। निम्नलिखित में से किस सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सांची को। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है? सांची का प्राचीन नाम काकड़ाम है। सांची का विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है? काकड़ाम है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तो देखिए कौशाम्बी घोषिताराम मठ है। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है। कुशीनगर में राणा भार स्तूप है। कुशीनगर में राणा भार स्तूप है। सारनाथ में धमेक स्तूप है। सारनाथ धमेक स्तूप है। श्रावस्ती सहेत महत है। सरवस्ती सहेत महत है। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक ने निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुसरण किया? तो आप सबसे पहले कहाँ गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 4-2। पहले लुम्बिनी गए, उसके बाद आपको लुम्बिनी के बाद कपिल वस्तु गए। चलिए हम इसको आप छोटा कर दिखा दे रहे हैं, आप सुन लीजिए केवल। पहले लुम्बिनी गए, उसके बाद कपिल वस्तु गए, उसके बाद गया गए, उसके बाद आपको सारनाथ गए, उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद श्रावस्ती गए।
लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती इस क्रम में गए। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत थी। अशोक के शिलालेख में उल्लेखित भाषा प्राकृत थी। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी है? शहबाजगढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? शहबाजगढ़ी है। पत्थर एवं प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में। पत्थर और प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? पत्थर की पट्टियों पर। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। सम्राट अशोक के राज्य देशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया था? डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे तो एक खरोष्टी लिपि में। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है वह है अनुराधापुर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्टी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी। अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख मिला है वह है प्रियदर्शी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं प्रियदेवा नाम प्रिय के रूप में हुआ है? तो अशोक का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? यह स्थापत्य संरचना के भाग है। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिफिल स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणो अशोक राजा अशोक उल्लेखित है तो वह कंगन हली में। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक ने व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की का। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित हुआ है? तो मास्की का लघु शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो वह गुर्जरा से। अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है बुध के जन्म से। गुर्जरा एवं लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो वह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। क्वेश्चन। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह है भाब्रू स्तंभ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह है भाब्रू स्तंभ। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति
कहाँ से मिली है, तो वो है कालसी से। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो शिलालेख 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है तो 13वें शिलालेख से। अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है, शिलालेख दूसरा। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, यह अशोक ने कहा था। अशोक जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हुए हैं दूसरा और तेरहवा। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं हुआ है, सातवाहन का। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं हुआ है, सातवाहन का। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजन्य संबंध थे, वो कहाँ का शासक था, मिस्र का शासक था। अशोक का समकालीन तुरमैया कहाँ का राजा था, तो मिस्र का। अशोक के समकालीन शासक तुरमैया कहाँ का शासक था, मिस्र का था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध स्थापित किया था, मौर्य ने। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, अशोक धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख में के माध्यम से संदेश देता है, अपासीन वेह बहु कायन, दया दाने सचे सोचे मदाय साधवे च, अर्थात काम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, संभव में मधुरता के साथ साधुता बनाए रखना। निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में पारंपरिक अवसरों पर बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर किया गया था, तो अशोक 5वां स्तंभलेख में पशु बलि पर रोक लगाई गई थी। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा खाद्यान्न को देश में संकट काल में प्रयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, तो है सोहगौरा ताम्रपत्र। कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 85, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण आर, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया है। नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का प्रयोग करें, तो सी सही है परंतु आर गलत है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज दूत था सेलुकस का था। मेगास्थनीज दूत था सेलुकस का। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत आया था। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, वह किया गया मेगास्थनीज की
पुस्तक इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। वह है मेगास्थनीज की इंडिका। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्युदंड। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका का मूल लेखक कौन था? इंडिका का मूल लेखक कौन था? मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? जन्म एवं मृत्यु दर का पंजीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 101। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो संस्कृति, कला और साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का, हिंदू कुश तक साम्राज्य का। भाग एवं बलि था तो राजस्व के स्रोत थे। भाग बलि राजस्व के स्रोत थे। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीताध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त है। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने में से संबंधित था? समहारता। निम्नलिखित में कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो पौतवा अध्यक्ष तौल माप का अधिकारी था। मौर्य काल में एग्रोनोमिक अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो मार्ग निर्माण से। मौर्य काल में एग्रोनोमिक अधिकारी मार्ग निर्माण से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 108। पंकोदकाश निरोध मौर्य प्रशासन द्वारा दिया जाने वाला जुर्माना था। तो सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में था। तो कौन कौन था? धर्मस्थीय न्यायालय और कंटाशोधन न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय और कंटाशोधन न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 111। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों राजवंशीय इतिहासों तथा वीर कथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो मागध का था। क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित किया गया है? मनुस्मृति में। निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित किया गया? मनुस्मृति में। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या है? ब्रात क्षत्रिय का। निम्नलिखित में से किसी न किसी समय आए थे। तो सबसे पहले आया था आपका मेगास्थनीज आया, उसके बाद फाहियान आया, उसके बाद हेनसांग आया, उसके बाद इतिसिंग आया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो चलिए मिलाते हैं। चंद्रगुप्त, सैंड्रोकोटस, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, पियादसी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था।
निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सही है उस आंसर बताना है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कौरव ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। आंध्र ने कौरव राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। क्वेश्चन नंबर 120। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर 121। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के, ये गलत है। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं, सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का भी उल्लेख करते, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 125। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? परखम से प्राप्त हुई। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित है? तो सुमेलित केवल है आपको 1, 2 और 4 सुमेलित है। लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड और सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध और नालंदा ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम यहीं तक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। और इसका हम आगे का वीडियो और आगे डालेंगे, मौर्योत्तर काल इसके बाद होगा। धन्यवाद।